हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। यहां पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि असल में क्या क्या चेंजेस, या चेंजेस नहीं कहेंगे इसको हम, क्या रेवोल्यूशन आया है इस एजुकेशन सेक्टर में। हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, इसके बारे में हम बात करेंगे और वो भी डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये भी समझेंगे हम क्या है ये पूरा सिस्टम, क्या होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, कब तक हो जाएगा और ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या प्लस माइनस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, स्पेशली बच्चों की बात करें, टीचर्स की बात करें और जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो अब तक का जो हमारा मेंटालिटी, माइंडसेट, ठीक है, जो बन चुका था, बच्चों के अंदर भी आ चुका था कि भाई ये सिस्टम जो है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम, मतलब कितनी बार इसको कोसा गया कि यार ये पता नहीं क्यों ये ऐसी चीज़ है जो एकदम पत्थर की तरह पड़ी हुई है। ठीक है, इसको बदला नहीं जा रहा है। क्या इसमें लोगों को अच्छा लगता है हमें नहीं पता। ठीक है, इसको बदला नहीं जा रहा है। और ये जो कंपैरिजन था नॉलेज और ये जो रटने वाला सिस्टम है, जो रॉट सिस्टम है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएशन, कोई ऐसा तरीका जो इनको फर्क कर पाए, ठीक है, ये नहीं आ रहा था। और हमने लगभग जो है ना, हमने अपना जो उम्मीद है, जो होप है, वो छोड़ दिया था कि इंडिया में ऐसा कोई एजुकेशनल रेवोल्यूशन भी आ सकता है क्या, है ना। मन में तो यही था कि नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो पाएगी, ये बहुत ही बड़े लेवल की चीज़ है जो जिसको काफ़ी समय लगेगा, शायद 100 साल का समय लग सकता है इतना चेंजेस आने में। वो चेंजेस हमारे करंट जो हमारी सरकार है उसने उसको लाया है। वो सरकार जो काफ़ी चीज़ें बहुत बेबाकी से, जो काफ़ी स्टेप्स लेती है, चाहे हमने नोटबंदी की बात करी, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी। अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये पड़ा हुआ है हमारे पुराने एजुकेशनल सिस्टम पे, जो ट्रेडिशनल था, जो शायद जिसके अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं थी। अब अगर हम बात करें तो वैसे तो एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उसमें रिफॉर्म की बात करी जाए तो वो समय समय पर आए हैं, पर इतना बड़ा स्टेप, इतने बड़े स्केल पर लेना ये शायद पहली बार हुआ है। अगर हम बात करें वैसे नॉर्मली तो 34 साल बाद ये जो पूरा वेट है, जिस चीज़ का इंतज़ार था हमको, वो चीज़ पूरा होने का जो सपना है वो अगले 10 या 12 या 15 साल में, ठीक है, ये होता हुआ नज़र आ रहा है जब इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी हम अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे जो टॉप मिनिस्ट्रीज़ है और इसके अलावा जो जैसा कि बताते हैं, जैसे कि बताया गया है कि पूरे एजुकेशनल सिस्टम से या फिर पूरी व्यवस्था से इसके बारे में, इसके रिफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी समय से बात हो रही है और उसके बाद ही ये सब चीज़ें करी गई है। ठीक है, तो ये एक बड़े लेवल पे लाया गया ये डिसीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ बुलेटिन्स है यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। सो 10+2 का सिस्टम जो है, जो अब तक चलता आया है ना, क्लास 1 से लेके 10 और फिर 11th 12th, तो ये 10+2 का जो सिस्टम है उसको अब डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट। ठीक है, ये चीज़ आपने सुन ली होगी। ठीक है, तो 5+3+3+4 फॉर्मेट लगभग क्या है मैं बता दूं, फिर हम डिटेल में देखेंगे। तो 5 शुरू के जो 5 साल है वो है जो आपका 3 जो नर्सरी, जूनियर, सीनियर जो वो वाला पार्ट होता है वो 3 साल हो गए, और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड, तो ये सेकेंड तक का क्लास है वो 5 साल में आ गया। उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास ये आ गया अगले 3 वाले में। ठीक है, अगले उसके बाद का जो 3 ईयर का प्लान है उसमें 6, 7th और 8th, और उसके बाद 4 साल जो है वो 9th, 10th, 11th और 12th ग्रेड के लिए। ठीक है, कैसे क्या क्या इंप्लीमेंट करा जाएगा, हर एक पॉइंट पे क्यों ऐसे डिवाइड किया गया, वो हम यहाँ बताएंगे आपको। ठीक है, आगे डिटेल में। और अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ लाने के लिए क्या ये इसी तरीके से हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी इंस्टीट्यूशन को और नए स्कूल्स को और नए इंस्टीट्यूशंस को सेट करने की। और इन सब चीज़ों में जो बजट का जो इंक्रीमेंट है वो किया गया है। अगर हम जीडीपी की कंपैरिजन में बात करें तो लगभग 6% तक का जीडीपी का जो इंक्रीमेंट किया गया है इस पार्ट में, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में। ओके,
ऑल कोर्सेज टू बी अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अब मल्टीलिंगुअल सिस्टम जो है वो एजुकेशन सेक्टर में लाया जा रहा है, जो कि बहुत मोनोटोनस हो चला था। अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी, ये दो लैंग्वेजेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर हम बात करें तो इंग्लिश का जो जोर है बहुत ज़्यादा चल रहा था हमारे सिस्टम में। तो अब जो है वो जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं वहाँ उनको यूज़ करके और एजुकेशन देने की बात जो है वो चल रही है, ठीक है। सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस होंगे अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स के, तो एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा NTA है, नेशनल जो टेस्ट एजेंसी है, वो बेसिकली ये कंडक्ट करने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और बड़ी चीज़ की भाई कोडिंग वाली जो पार्ट है, जो कोडिंग होती है कंप्यूटर कोडिंग, वो 6th क्लास से इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। और सिर्फ कोडिंग ही नहीं, बहुत सारे वोकेशनल दूसरे भी सब्जेक्ट्स है जो इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। नो हार्ड डिवाइड एंड स्ट्रीम, ये होता था ना कि 10th के बाद पापा कह रहे हैं कि साइंस लो, आपका मन है कि मैं आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ, तो अब ये ऐसा कोई झंझट नहीं होगा कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है या अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आपको अकाउंट्स छोड़ना होगा या आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट का बंच बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ करी गई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई बच्चा जो है आर्ट्स वाला है या उसको हिस्ट्री पढ़ना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मैथ्स नहीं पढ़ना हो सकता। बहुत सारी बातें हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर एक अच्छा मूव माना जाता है। एंड देन जो कॉलेजेस टू बिकम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। तो ये अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट को लेके, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके अगर हम बात करें तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सिर्फ अगर साइंस का सेगमेंट है तो साइंस को ही लेके आपको आगे परस्यू करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं गाइज। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो मेन बातें हैं यहाँ पर, क्या मतलब अब जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब पहला है दोस्तों, मैं आपको स्कूल एजुकेशन लेवल की बात करता हूँ, यानी कि जो अप टू 12th तक का अब तक का सिस्टम था, उसके मतलब वो क्या चेंज हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एवरी चाइल्ड केयर एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन इन द सेंस, अब ये दोनों बातों में कहा जा सकता है कि अब जो डेवलपमेंट होगा वो होलिस्टिक तरीके से होगा और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं जब चाइल्ड केयर बच्चे के डेवलपमेंट की तरफ, तो वो एक तरीके से उसको किया जाए, सबके लिए बराबर डेवलपमेंट किया जाए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करेगा या फिर नर्सरी में जाना शुरू करेगा तभी से वो पढ़ेगा। राइट फ्रॉम द 0 ईयर, जब से वो पैदा हो रहा है तब से उसके घर में जो पेरेंट है उनको क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो भी अब जो है बताई जाएगी, ताकि वो घर से भी थोड़ा सा डेवलप होके, ठीक है, स्कूल की तरफ जाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 5+3+3+4 करिकुलर की। तो यहाँ पर इसका भी डिटेल मैंने आगे लिया है, तो मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। वैसे मैंने बेसिक आपको बता दिया है। एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, तो उनका जो करिकुलम है और जो क्या क्या वैल्यूज़ ऐड करनी है, क्या रट्टा सिस्टम को ही आगे बढ़ाना, नहीं, तो क्या सिस्टम होगा वो मैं बताऊंगा आपको, उसका मैं अच्छे से एक पिक्चर है वो बताऊंगा, ठीक है। न्यू एज स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। तो जो चीज़ को एंकरेज किया जा रहा है वो ये है कि आज की डेट के हिसाब से जो हमारी सिस्टम थी ट्रेडिशनल, वो पुराने सिस्टम के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अब आज के डेट के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। साइंटिफिक और मैथमेटिकल टेम्पर हर बच्चे का कैसे डेवलप किया जाए, तो वो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस होंगी, ठीक है। अब नो रिजिड सेपरेशन होता था ना साइंस और आर्ट्स को लेके या फिर कॉमर्स, ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया गया कि आर्ट्स का बच्चा है तो उसको आर्ट्स में ही उसको पूरा फ्यूचर बनाना है, साइंस वाला तो साइंस में ही बनाना है। मतलब ये जो सेपरेशन कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं होगा आर्ट्स एंड साइंस के बीच में, या करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो एकेडमिक्स की बात करते हैं, मतलब मान लो किताब कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, एक बच्चा है जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, या समझो उसने अपने पढ़ाई में टॉप कर लिया। दूसरा बच्चा है जो शायद खेल में, किसी स्पोर्ट्स में, ठीक है, उसको इंटरेस्ट है या उसमें बहुत अच्छा करता है, तो हम इसको मानते हैं कि भाई ये नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, बर्बाद है। तो अब इस चीज़ को भी, इस बंदे को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी यहाँ पर, ठीक है।
अकेडमिक एंड वोकेशनल। अब यहां पर मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा, अकेडमिक पार्ट यानी वही पढ़ाई वाला हो गया, वोकेशनल का मतलब ये होगा कि स्किल्स को लेके, जैसे मान लो ये हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कारपेंट्री में है, या उसका इंटरेस्ट है कुछ टेक्निकल चीज़ों में, ठीक है, या फिर टेलरिंग में, ऐसी कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। तो उन जो दूसरी बातों में जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है उसमें भी उसको डेवलप करने का छूट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, या उसको भी हम इस एजुकेशनल सिस्टम में ले आने जा रहे हैं। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, इससे ये बेनिफिट मिलेगी गाइस कि जो बच्चा मतलब बचपन से ऐसा होता है, काफ़ी बच्चे होते हैं जो किसी एक खास चीज़ में बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट रखते हैं, और वो बचपन से ही बहुत शार्प होते हैं उन चीज़ों को लेके। तो ऐसे बच्चों का जो डेवलपमेंट है उसको ऐसा जो ये स्टीरियोटाइपिक जो मेथड था कि हाँ उसको 10वीं 12वीं तक नॉर्मल पढ़ना ही है, तो ऐसा नहीं रहेगा। उसको अगर एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो कैसे उसको आगे बढ़ाया जाएगा उस बारे में ये डेवलपमेंट का हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिडक्शन ऑफ करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये होता था कि अगर हम बात करें इस स्कूलिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर अभी करेंटली क्या चल रहा है कि इतना सिलेबस है, इतने चैप्टर्स है, ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट्स में इतने चैप्टर्स है, इतने कंसेप्ट्स है कि वही पढ़ते पढ़ते बच्चे की जान निकल जाती है। तो वो क्या दूसरा एक्टिविटीज़, क्या वोकेशनल चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, कैसे वो कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है या होने जा रहा है करिकुलम वाले पार्ट में, उसको रिड्यूस किया जाएगा और कंसेप्ट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा, ठीक है, जो कोर कंसेप्ट है, मेन वैल्यूज़ है, उसके ऊपर वो चीज़ें शॉर्ट कर दी जाएगी, और फिर उसको इन सब पार्ट्स में वोकेशनल और नॉन करिकुलम वाले में उसको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा एक कोडिंग वाली चीज़ की 6th से ही कोडिंग वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और एक बात जो यहाँ करी गई है कि बैगलेस 6th के बच्चे को, या 6th से 8th या उसके आगे के लेवल पे ये होगा कि बच्चे को 8 या 10 दिन का ना एक वर्कशॉप की तरह दिया जाएगा जब वो स्कूल नहीं जाएगा। वो बैगलेस उसको जाना है, बिना बैग के जाना है, कहाँ पर, किसी नियर बाय कारपेंटर की शॉप में, ठीक है, और वहाँ पर वो अपना टाइम जो है बिताएगा और वो चीज़ों को देखेगा, ठीक है, वहाँ पर एज ए सपोर्ट, ठीक है, वहाँ चीज़ों को समझेगा। तो ये उसके वोकेशनल स्किल को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के लेवल पे इन सब चीज़ों को परफॉर्म करना होगा, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी फिलहाल क्या है कि आप पढ़ाई कर लो अलग से, फिर स्किल डेवलपमेंट करना होगा। तो क्या मतलब वो पढ़ाई का, तो वो पैरेलली चलाने की बात हो रही तक, ताकि जब बच्चा स्कूल से निकले उस वक्त भी वो तैयार हो चीज़ों को अपने, मतलब जैसे ही वो निकलता है तो उसके बाद वो काम, कोई भी चीज़ जो है वो कर सकता है, इतना कैपेबल वो होना चाहिए। ये तो हो गया स्कूल एजुकेशन की बात। अगर कॉलेज एजुकेशन की बात करें, यानी कि 12th के बाद, ठीक है, ये मैं आपको डिवीजन बताऊंगा कैसा है, आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर क्लास 12, आफ्टर ग्रेड 12, तो वहाँ पर क्या होगा, तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करी जा रही है, जो अचीव किया जाएगा बाय 2035, ठीक है। ये बात हो रही है जो कॉलेज लेवल, मतलब टर्शियरी एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो सेकेंडरी हुआ। ये वाली चीज़, मतलब अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन की बात हो रही है, वहाँ पर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट। ग्रॉस एनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि जितने बच्चे अवेलेबल है वो सब के सब स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो कितने बच्चे कितने % जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि वो 100 हो जाए, 100%। इधर पे बात हो रही है कि 2035 तक ये जो हायर एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पर 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो, जो कि अब अगर बात करी जाए अभी के डेट में जो लगभग 25 से 26% है, ठीक है, इस हायर एजुकेशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस वाले पार्ट में 25 से 26% है। अगर हम बात करें चाइना की तो वो लगभग 43% है। अगर हम बात करें यूएस की हायर एजुकेशन वाले पार्ट में तो लगभग 86 के आसपास है, 86% है। तो हमको इस पार्ट में भी थोड़ा सा काम करना है और वही यहाँ पर अचीव करने की बात हो रही है। अगर कोर्सेज के पीरियड की बात करें तो जो यूजी कोर्स होता है, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, वो 3 से 4 साल का प्लान किया जा रहा है, ठीक है। जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है उसको भी स्प्लिट करके देखेंगे, जैसे 1 साल अगर करता है बच्चा वो कोर्स, ठीक है, 1 साल वो कोर्स करता है, तो 1 साल का अगर मान लो समझो फर्स्ट ईयर करके वो उसके आगे नहीं कर पाया, तो उसको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा जो काम आ सकता है उसके कहीं भी जब वो आगे जा रहा है जॉब में या जहाँ भी। अगर उसने 2 साल कर दिया
वही कोर्स ग्रेजुएशन का, तो उसको डिप्लोमा का कोर्स मिल जाएगा। 3 साल किया तो उसको डिग्री का कोर्स मिल जाएगा। 4 साल में कंप्लीट जो रिसर्च के साथ डिग्री है उसकी कोर्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 से 4 साल इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जिसको मास्टर्स कहते हैं, वो 1 से लेके 2 साल का वो हो जाएगा। इंटीग्रेटेड कोर्स भी डेवलप करने की बात हो रही है, जहां पर 5 साल का बेसिकली वो इंटीग्रेटेड, जैसे यहाँ पर इन दोनों को भी आप जोड़ दो तो लगभग इंटीग्रेटेड, जहां पर बैचलर्स और मास्टर्स जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स की फॉर्म में भी होगा। एमफिल का कॉन्सेप्ट निकाल दिया जा रहा है। मतलब मान लो कि अगर किसी पर्सन को पीएचडी करनी है तो वो जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स अगर ये कर ले तो उसके बाद वो रिसर्च पार्ट तो उसका हो गया, जैसे उसने 4 साल 5 साल का चीज़ कर लिया तो उसके बाद वो पीएचडी के लिए जा सकता है, ठीक है। फिर एमफिल का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एमफिल डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात है, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने बताया, मैथ्स के साथ अगर वो चाहता है कि मैथ्स के साथ हिस्ट्री को लेके चले या म्यूजिक को लेके चले तो भी वो आगे जा सकता है, ठीक है। और मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम बनाया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान देना, मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम, कि वो जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो मैंने अपने क्लास 12 के बाद जब मैं ये यूजी करने जा रहा हूँ, मैंने पहला साल परफॉर्म कर लिया, पहला साल मैं मतलब कॉलेज गया, सब चीज़ें हुई, एग्जाम्स हुए, और सेकेंड ईयर में कुछ फाइनेंशियल इशू आ गया या कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या कोई रीज़न है जिस वजह से मैं सेकेंड ईयर नहीं कर पाया। तो अब तक का सिस्टम ये था कि नहीं है भैया, सेकेंड ईयर नहीं दिया तो मतलब तुमको फिर से स्टार्ट से ही शुरू करना, मतलब शुरू से ही करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, जब अपने फर्स्ट ईयर कर दिया ना तो आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर जैसे बैंक में लॉकर होता है, वैसे डिजी लॉकर सिस्टम जो है, पता हमारे रिजल्ट्स और आधार कार्ड, हर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सरकार का एक सेगमेंट बन गया है डिजी लॉकर, जहाँ पर वो जमा हो जाता है, ठीक है ना। वो जो ई कॉपी जो है उसका, तो वो क्रेडिट स्कोर जो है मेरा फर्स्ट ईयर का वो डिजी लॉकर में जमा हो जाएगा। अब जब मैं मान लो 1 साल मैंने गैप ले लिया, उसके बाद जब मैं एक सर्टेन पीरियड है, ऐसा नहीं कि आप 100 साल 50 साल बाद जाओगे, ठीक है। तो अब मान लो 1 साल या 2 साल का आपको मतलब उसमें वो स्पैन डिसाइड किया जाएगा वो चीज़, और शायद अगर आप 1 साल का मान लो, 1 साल का स्पैन है तो 1 साल के गैप में आप अपना जॉब परफॉर्म करके या जो भी कुछ करके आप मान ले वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाए कॉलेज, ठीक है। मान लो मैंने इस साल कॉलेज कर लिया, मेरा स्कोर बन गया 1 साल का, अगला साल मैं नहीं जा पाया तो मैं डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद फिर मैं चाहूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ विद द सेकेंड ईयर, तो दैट इज़ पॉसिबल। वो पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पर पहले साल का आपका जो रिकॉर्ड है वो स्टोर्ड होगा डिजी लॉकर में, ठीक है। उसका क्रेडिट स्कोर आपके पास रहेगा। तो ये क्रेडिट सिस्टम जो है ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस थोड़ा सा आगे, और अब जो सिस्टम है देखो, अभी तक का एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था क्लास 12 तक का, वो क्या था, 10 साल की पढ़ाई करो बेसिक, उसके बाद में आपका 2 साल का +2 वाला, है ना, 11th और 12th। अब क्या है, अब है आपके पास फाउंडेशनल पार्ट जो होगा 5, ये होगा 5 ईयर, है ना, 5+3+3+4, तो ये फाउंडेशनल पार्ट। इसमें गाइज जो 3 से 6 साल तक का एजेस का जो बच्चा है, जो नर्सरी, उसके बाद जूनियर सीनियर जो भी हम कहते हैं, ठीक है, तो वो आंगनवाड़ी और वो बाल वाटिका, वो जो है आपका ये 3 साल का यहाँ पर होगा फाउंडेशनल में, और इसी फाउंडेशनल में आगे फिर क्लास 1 और क्लास 2 का सेगमेंट भी होगा, ठीक है, ये 2 साल का। तो ये हो गया बेसिकली 5 ईयर्स। इसके बाद प्रिपरेटरी में, यानी इनिशियल जो प्रिपरेशन का बात हो रहा है, अगर हम एकेडमिक्स के हिसाब से बात करें तो दैट विल बी ये 3 साल में, यानी कि क्लास 3 से क्लास 5, ठीक है। इसके बाद मिडिल वाले सेक्शन में, मिडिल स्कूल का हो या मिडिल सेगमेंट का हो, इसमें 3 साल यानी कि 3rd और 4th तो यहाँ हो गए, 3rd से लेके 5th हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 6th से लेके 8th, ये 3 ईयर्स, ठीक है, वो यहाँ पर है जिसको मिडिल कहा गया है। और सेकेंडरी स्कूलिंग में आपका 9th से लेके क्लास 9 से लेके क्लास 12, ठीक है। अब इसमें जो अप्रोच होगा वो क्या होने वाला है, तो फाउंडेशनल जो स्टेट कहाँ जा रहा है यहाँ पर, सो फाउंडेशनल वाले में मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब ऐसा काफ़ी टाइम होता है, हमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना, मतलब जब वो छोटे हैं नर्सरी में, ठीक है, LKG UKG में, वो स्कूल जाना प्रेफर नहीं करते, रोते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है,
क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता यार, पता नहीं क्यों वो पढ़ा रहे हैं, वो पोएट्रीज ही रटवा रहे हैं, तो वो उनको पसंद नहीं आता। उनको चाहिए खेलना कूदना, एंजॉय करना, उससे जो भी लर्निंग हो जाए। तो वो यहाँ पर उस चीज़ को फाउंडेशनल वाले में, इस पार्ट में उस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। अगर हम प्रिपरेटरी की बात करते हैं यहाँ पर 3rd से लेके 5th ग्रेड तक की, तो इस वाले में प्ले जो यहाँ वाली एक्टिविटी थी वो सब तो होगी, और साथ में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कराई जाएगी, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग भी कराई जाएगी, ताकि बच्चा जो है चीज़ें डिस्कवर करना सीखे। ठीक है, बेसिक लर्निंग, बेसिक लिटरेसी जो है वो आ जाए, उसको थोड़ा सा वर्ड पकड़ना सीख जाए, नंबर्स को समझना सीख जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज में, ताकि वो रीडिंग और वो जो बेसिक लिटरेसी वो यहाँ पर उसको अचीव हो जाए विथ फन एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे ही क्लास 5 का उसका काम खत्म होता है, उसके बाद 6th से लेके 8th तक का अगर हम बात करें, मिडिल स्टेज की बात करें, जो 3 साल का पीरियड होगा, तो इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी। मतलब थोड़ा सा अब जो है, अब यहाँ पर पढ़ाई का तुमको फील आना शुरू हो जाएगा जब बच्चा 6th से 8th में आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का पता लगेगा, हाँ ये सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस। ठीक है, मतलब अब थोड़ा सा वो हायर स्टडी की तरफ यहाँ बढ़ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक तक, यहाँ से वो थोड़ा थ्योरी, थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके अब आगे जाए मिडिल वाले पार्ट में। इसी मिडिल वाले पार्ट में यहीं पर एक चीज और करी जाएगी, 6th से 8th, 6th से बेसिकली स्टार्ट कर दिया जाएगा द वोकेशनल पार्ट। मतलब बच्चे को यहीं से कोडिंग सिखाई जाएगी। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत जबरदस्त है। यहीं से कोडिंग सिखाई जाएगी, यहीं पर जो वेरियस स्किल एक्टिविटीज है, जहां पर बच्चे को इंटरेस्ट है वो अपना चूज कर सकता है, और यहां से उसको वो दे दिया जाएगा। ताकि हम कह रहे थे ना कि अगर बच्चे को इंटरेस्ट है साइंस में तो उसको शुरू से ही साइंस दो, अगर इंटरेस्ट है उसको कोडिंग में तो शुरू से ही कोडिंग दो। वो शुरू से वो यहाँ से हो जाएगा, 6th से हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली अब वो अपने आप को समझना शुरू करेगा, और अपने आप अपने जो भी उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से अपने वोकेशनल जो टर्म है उसको यहाँ पर वो चूज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से वोकेशनल जो इंट्रोड्यूस होता है नॉर्मली सेकेंडरी वाले पार्ट में, अब वो जो है वो कहाँ से दिया जा रहा है, अब वो दिया जा रहा है आपके 6th ग्रेड से। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी की, जो 9 से लेकर 12 तक की बात है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होगा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। ये वही बात हो गई कि यहाँ पर 9 से आपको समझ में आ जाएगा, भाई मुझे इंटरेस्ट है मैथ्स और हिस्ट्री में, या फिर फिजिक्स और म्यूजिक में। ठीक है, या मुझे इंटरेस्ट है अकाउंट्स और कोई और सब्जेक्ट में, जो मतलब नॉर्मली एक बंच में नहीं आते, आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिकली वो डायरेक्शन जो है वो मिलता जाएगा, और आपकी स्पेशली अगर हम बात करें तो अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो आपकी इंटरेस्ट है उसको आप डेवलप करते जाओगे विथ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, थोड़ा हायर थिंकिंग, बट ऑब्वियसली दैट विल नॉट हैव दैट लोड कि भाई इतनी बड़ी किताब नहीं, इतनी मोटी किताब नहीं है आपके। ठीक है, आपके स्किल को बढ़ाए और आपको उतना लोड भी ना दे, तो वो यहाँ पर इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नया सिस्टम है। बात करें 5+3+3+4 की, प्लस इसके अलावा इसके नीचे, यानी कि इसके पहले का भी कौन से साल से शुरू हुआ, 3 साल की उम्र से शुरू होगा ना। तो 0 से लेके 3 ईयर वो वाली चीज़ भी, जो बच्चा घर पे रहता है, छोटा बच्चा जो इन्फेंट में आता है, उस बच्चे के लिए भी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से उसका अप्रोच, मतलब उसको ले जाया जाए, कोई डेवलपमेंट किया जाए। बेसिक पढ़ाई नहीं, किताब नहीं। ठीक है, तो सब बच्चा क्या किताब पढ़ेगा, तो बेसिक कैसे वो चीज़ों को टच करे, किसी को फील करे। ठीक है, वो सब चीज़ों का जो कैसे उसको डेवलप किया जाए, वो भी उसके लिए भी कुछ चीज़ें डेवलप करी जाएगी, डिज़ाइन करी जाएगी, जो पेरेंट्स को, क्योंकि सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, तो उनको ये पार्ट जो है समझाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक लेवल पे, हम थोड़ा स्कूल के हिसाब से भी यहाँ बात करें। तो टेक्स्ट बुक विथ लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, ये बात पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि अब जो है नो डाउट एक समझो, अगर हम बात करें तो एक जो सेंट्रल सिलेबस है वो तो होगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो स्टेट है, स्टेट को क्या किया जाएगा, अपनी बुक डिज़ाइन करने का मौका दिया जाएगा कि आप इस कोर कॉन्सेप्ट को आप अपने स्टेट के वाइज, अपने रीजन के हिसाब से जो आपको फ्लेवर देना, जो एग्जाम्पल्स देने, आप वैसे आप उसको ढाल दो। तो ये इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाएगा ताकि टेक्स्ट बुक जो वो पढ़े ना, तो उसको अपनी फील आए कि हाँ भाई ये तो मेरे एरिया से रिलेटेड है, हमारे यहाँ से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट दिलाएगा।
ठीक है। ऑल स्कूल एग्जाम्स विल बी इन सेमेस्टर वाइज, मतलब साल में 2 एग्जाम्स। इवन बोर्ड्स के लिए भी यही किया जाएगा कि बोर्ड्स की वैल्यू को कम किया जाएगा। यही होता है ना, बोर्ड एग्जाम है 90%, 95% मेरिट, ये वो, ठीक है, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए अब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा सेमेस्टर में, ठीक है। और साथ में उसमें कुछ ऐसी चीजें करी जाएंगी कि सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट है उसके नंबर ना हो, उसके सारे चीजों का जो दूसरे जो वोकेशनल और सब पार्ट का इंक्लूड करके यहाँ पर नंबर बनाया जाए, ताकि वो रट्टा वाले सिस्टम में ना पड़े, ठीक है। तो ये बात पे खास जोर किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, ताकि जो ये जो नॉर्मल टेंडेंसी चल रही है ना किताब रटने वाली, वो चीज़ें ख़त्म की जा सके, ठीक है। और जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो भी होलिस्टिक अप्रोच वाला होगा। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होगा कि अब नॉर्मली ये होता था, ठीक है, कि एक साइड में समझो आपका रिपोर्ट कार्ड है, उसमें मार्क्स लिखे हैं बच्चे का, पास फेल जो भी है उसका धजिया उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद में टीचर जो है रिमार्क लिख देगा कि आपका बच्चा ऐसा है, स्कूल में शांत रहता है, या तो बिल्कुल बात नहीं करता, या तो बहुत मस्ती करता है, इस तरह का टीचर अपना, ठीक है, अपने हिसाब से लिख देगा। यहाँ पर क्या अप्रोच की बात करी जा रही है कि वो जो अलग अलग डिसिप्लिन में जो वो कर रहा है, जो भी चीज़ें, मान लो वोकेशनल वाले में या नॉन करिकुलर वाले में, नॉन एकेडमिक वाले में, वो पार्ट का भी उसमें जिक्र होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से एनालाइज किया जाएगा। टीचर तो अपना रिमार्क देगा ही, जो बच्चा खुद है वो भी अपने बारे में वहाँ पर अपनी चीज़ों का, अपने इंटरेस्ट का वहाँ जिक्र करेगा। और साथ में उस बच्चे का जो दोस्त होगा, जो क्लासरूम में उसके साथ जो बैठता है, वो उसके बारे में व्यू देगा कि ये लिखता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, क्या करता है, वो लिख देगा। जिससे क्या होगा कि अब वो जेन्युइनिटी बनेगी, सिर्फ टीचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, टीचर की पूरी मनमानी नहीं चलेगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट को, अब देखो इससे क्या निकल के आ रहा है कि ये नो डाउट अब किताबों का जो बोझ है वो कम होगा, लेकिन बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो जब वो अपनी स्कूल से बाहर निकलता है, जब वो अपने पढ़ाई करके जब बाहर निकलता है, तो वो कितना केपेबल है इस दुनिया में जीने के लिए, रहने के लिए, और यहाँ पर स्किलफुली जीने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पर उस अप्रोच को बढ़ाया जा रहा है। ओके गाइज, अब यह बात करते हैं कि पढ़ाई की जब बात करें और टीचर्स की बात ना करें तो ये गड़बड़ होगी। अब इसका सिस्टम जो है, जो बीएड का सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, बैचलर इन एजुकेशन, तो ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो 4 साल का होगा नॉर्मली, ठीक है। तो क्लास 12 के बाद, है ना, वो जो 12th वाला सिस्टम वो होने के बाद 4 साल का बकायदा एक किसी डिसिप्लिन में कोर्स करके और ये इस चीज़ को पूरा किया जा सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर फॉर एप्लीकेंट्स विद एन एग्जिस्टिंग बैचलर डिग्री, किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग बैचलर डिग्री होगी तो उसको जो बीएड का कोर्स है वो 2 साल का उसके लिए होगा, ठीक है। जिसने पहले से बैचलर, जिसने नहीं किया उसके लिए ये पूरा है, ठीक है। एंड फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट 4-year डिसिप्लिनरी, जिसने कोई ऐसा है बंदा जिसने बैचलरशिप ऑलरेडी 4 साल वाली कर चुका है वो, ठीक है, तो उसके लिए बीएड जो है 1 year का रहेगा। तो इस तरीके से, और यहाँ इसके भी करिकुलम में इस पार्ट में भी चेंजेस किए जाएंगे, ताकि जो टीचर का अप्रोच है, ठीक है, पढ़ाने का और सिस्टम को समझने का, ठीक है, वो भी चेंज किया जा सके। इसमें भी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो रेगुलर जो चीज़ें चल रही थी वो नहीं चलेंगी, अब बच्चे को थोड़ा अलग तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट अब किसी एक सेगमेंट में नहीं करने की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ उसको एकेडमिक में आगे नहीं बढ़ाना है। तो चाहे उसकी बिहेवियर, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सेल्फ आइडेंटिटी की बात हो, एथिक्स की बात हो, टीम वर्क कोलैबोरेशन की बात हो, ठीक है, प्ले बेस्ड या फिर डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की बात हो, कलर, शेप, अल्फा, मतलब बहुत सारे डोमेन में बच्चे को शुरू से तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। देन हाँ, अभी एक और बात आ रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि मल्टी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी अब यहाँ आगे बढ़ा जा रहा है। हो क्या रहा है, आज तक की जो कॉन्सेप्ट, आज तक का जो अभी जो फिलहाल सिचुएशन सिनारियो बना हुआ है वो क्या है, उसमें यह है कि अगर किसी को इंग्लिश आता है ना, यही होता है कि अगर इस बंदे को इंग्लिश आ रहा है, बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, तो यानी कि वो ही बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। हालांकि उसको कुछ ना आता हो, साइंस मैथ्स में उसको ऐड करना ना आता हो, लेकिन इंग्लिश बोल रहा है तो सब कुछ आ रहा है। ये जो धारणा बनी हुई है, इसको बदलने के लिए अब यहाँ पर ये सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है, जहाँ पर अप टू 8th क्लास, ठीक है, या उसके बियॉन्ड भी, ठीक है, 8th क्लास या उसके बियॉन्ड भी, जिस जगह पर जहाँ तक पॉसिबल हो, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा उनको पढ़ाया जाए, ठीक है, या वो पढ़ सकता है।
जो भी रीजनल लैंग्वेज है। इससे क्या होगा, वैल्यू किस चीज़ की है, नॉलेज की, तो वो उसको मिल रहा है। ठीक है, अब वो चाहे रीजनल लैंग्वेज में हो, जिस लैंग्वेज में हो, जैसे उसको समझ में आ रहा है, मदर टंग हो, जो भी हो। ठीक है, तो यानी कि लैंग्वेज जो है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाए। यहाँ पर क्या है, 3 लैंग्वेज टू बी टॉट विल बी डिसाइडेड। अब जो स्टेट के ऊपर, जो स्टेट है वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा 3 लैंग्वेज मेन लैंग्वेज में वो अपना सिलेबस या करिकुलम को रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो वाइडली यूज होंगे, जैसे संस्कृत की बात हो रही है वो वाइडली यूज होंगे। ठीक है, और नॉर्मली भी जो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ये जो है इंट्रोड्यूस करा जाएगा, ताकि वो लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को कभी ना भूलें और अपने जो हमारा ट्रेडिशन है उसको लेके और आगे प्रॉपर डेवलपमेंट कर पाए। अब ये बात हो रही है कब इंप्लीमेंट होगा, है ना, ये हो तो गया, लेकिन कब इंप्लीमेंट होगा ये है बहुत इंटरेस्टिंग। इंप्लीमेंट कब होगा वो देखो, तो टाइमलाइन है, एक बेसिक टाइमलाइन जो जारी किया गया। देखो, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो उसका काम तो 2021-22 से इनिशियल लेवल पे और मतलब स्टेजेस में उसको पूरा करने का प्लानिंग है। अगर हम बात करें 9th से लेके 12th, क्योंकि यही एक ऐसा होगा फाउंडेशनल, तो चलो यहाँ से किया जा सकता है, बट जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, करंट स्टूडेंट है, उनको कैसे तैयार किया जाएगा आगे के लिए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा है कि क्लास 9th की अगर हम बात करें, ये चीज़ स्टार्ट होगी नया सिस्टम के हिसाब से, ये स्टार्ट होगा 2021 और 22 वाले बैचेस के लिए। ठीक है, जो अभी ये 20-21 है, अगला साल होगा 21 और 22, तो 21-22 वाले जो बच्चे होंगे, यानी अगले साल जो 9th में जाएंगे, अभी जो 8th में है, जो नेक्स्ट ईयर 9th में जाएंगे, उनमें ये नया चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, वही जब आगे 10th में जाएंगे, वही बच्चे जब 10th में जाएंगे तो उनमें उनको वो नया सिस्टम मिलता जाएगा। मतलब जो बच्चा अभी 8th में है, समझ लो उसके लिए ये पूरा सिस्टम आगे आगे उसको मिलता जाएगा जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, नया बोर्ड पैटर्न जो है 2025-26 से जो 12th का बोर्ड पैटर्न है वो सब चीज़ें, और जो 10th का बोर्ड पैटर्न है वो यहाँ से, 10th का बोर्ड पैटर्न यहाँ से, 12th का बोर्ड पैटर्न यहाँ से, मतलब ये सब बच्चे जो भी चेंजेस है, स्पेशली जो बड़े लेवल बात करें तो जो बच्चा अभी 8th में है उनको ये सारी चीज़ों का जो आनंद है वो मिलता जाएगा। जो अभी 10th 9th में है, देखते हैं। ठीक है, उनके लिए फ़िलहाल नहीं, मेरे ख्याल से इसमें जो आपका आगे का एजुकेशन है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, बट मेनली ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी ये चीज़ और क्लियर होनी बाकी है जब ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। ओके, अब ये वाई क्यों किया जा रहा है, तो अभी हम पहले जनरल नीड को समझते हैं कि जो जनरल नीड जो काफ़ी समय से जो हमको नीड थी, जैसे मैंने बताया कि हमको यही लग रहा था कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी बदलेगा भी कि नहीं। मतलब ऐसे होता था कि काफ़ी टाइम जो पूरा CBSE या कोई भी ICSE जो सिलेबस है चेंज करने में समय लगाती थी, स्पेशली CBSE। अच्छा, एक और बात है कि जितनी भी चाहे हम बोर्ड्स की बात करें, स्टेट बोर्ड हो, CBSE, ICSE, सबको ये प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी और इसी गाइडलाइंस के ऊपर उनको काम करना है, इसी तरीके से उनको काम करना है। और यही चीज़ कॉलेज वाले में भी लागू होता है कि जैसे UGC, अलग अलग जो अथॉरिटीज़ होती थी, जो एक्रीडिएशन जो मतलब गवर्न करती थी, वो सब एक सेंट्रल अथॉरिटी गवर्न करेगी और सभी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एक कॉमन नॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे, एक कॉमन रूल्स के ऊपर काम करेंगे, जिससे क्या होता है जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो सिस्टम अलग हो जाने से। अभी ऐसा होता है कि मान लो CBSE का बच्चा स्टेट में जा रहा है या ICSE का बच्चा स्टेट में जा रहा है, स्टेट का बच्चा यहाँ जा रहा है, तो मुश्किलात होती थी, तो वो चीज़ अब दूर करने की पूरी प्लानिंग है। अब यहाँ पर जनरल नीड क्या है, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जो अपना ओल्ड सिस्टम है, परेशान हो गए भाई, इससे रट्टा रट्टा करके बच्चे की जान निकल रही थी। ठीक है, इसके बाद रीजनल लैंग्वेज वाज लूजिंग इंपॉर्टेंस। ठीक है, मतलब सिर्फ जिसको इंग्लिश आती है, जिसको जो नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं कोई, तो जिसको हमारा जो मेन लैंग्वेज है, जो हमारे रीजनल लैंग्वेज है, उसमें नॉलेज को नहीं दिया जा रहा था, दैट वाज मिसिंग। इसके बाद रट्टा सिस्टम, यस मैं बता रहा हूँ, वो एक बिग बर्डन था, लॉजिकल और जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लूज हो रही थी। ओके, एजुकेशन इक्वल टू एकेडमिक्स, ये जो पुरानी जो माइंडसेट है या अब तक की जो माइंडसेट है ना, चाहे टीचर की बात करें, बट पेरेंट्स की बात करें, यही है ना कि मतलब अगर तुम पढ़ने में अच्छा होगा, तुमको मैथ, साइंस, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेजेस है या जो भी सब्जेक्ट्स है, अगर इसमें तुम्हारी कमांड है, मतलब तुम जो है तुम पढ़े लिखे लोग हो, या अगर तुमको कुछ ये सब चीज़ें नहीं आ रही है, अगर तुम्हारा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम बर्बाद हो, है ना। काफ़ी गाना भी बना हुआ है,
पढ़ोगे लिखोगे तो होगे आबाद और खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद। तो ये जो सिस्टम है, इस माइंडसेट को बदलने का ज़रूरत तो काफ़ी समय से था। इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस मिल गया था, रीजनल लैंग्वेज खत्म हो रहे थे। लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज़। मतलब ऐसा ये बहुत अजीब हो रहा था कि बच्चा जो है बीटेक या बीई करके निकल रहा है, पर फिर भी उसको अगर उसी सेगमेंट में अगर जॉब हासिल करना है तो उसको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, ठीक है, और वो भी मतलब बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग। मतलब वो वहाँ से भी निकलने के बाद, इंजीनियरिंग से निकलने के बाद भी उसके पास प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो वोकेशनल वाला पार्ट है या जितनी भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो पहले से उनको इम्पार्ट कर दी जाए। लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, बहुत सारी स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल, टीम वर्क, ये सब चीज़ें जो है ये सब मिसिंग थी कहीं ना कहीं। तो इसको लाने की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए ये सिस्टम को लाना ज़रूरी था। अब इमीडिएट नीड की बात करते हैं। इमीडिएट, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग कि अब आप देखते हो इंडिया चाइना का कैसा सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है कि अगर हम प्लान कर रहे हैं कि चलो हम चाइना का ऐप बंद कर देंगे, चाइना का हम फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, हम चाइना का कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और वो क्यों नहीं है? ये रूट लेवल से ही नहीं है यार, है ना। सॉफ्टवेयर बनाने का जो काम है वो कौन करेगा? हमारी जनरेशन करेगी। उनको आता है क्या? कितना आता है? कितने लोगों को आता है? तो यहाँ पर इस पार्ट में जो है थोड़ा सोचना समझने की ज़रूरत है कि ये इमीडिएट नीड भी आ गई है आज की जनरेशन की, कि अगर हम चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, नाउ वी आर इन द सिचुएशन दैट वी नीड टू डायरेक्टली compete विद सम कंट्रीज में आप समझ रहे हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल ओवर एडवांसमेंट। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे पूरे इकोनॉमी की बात हो, हमको compete करना है। तो इन सब मामलों में हमको बुनियाद में जो एक्चुअल बुनियाद है, फाउंडेशन जो है एजुकेशन, इसमें हमको चेंजेस करने होंगे। इन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक कोविड, अब आप देख सकते हो ना कि जैसे कोविड के टाइम पे हमको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो क्या सभी लोग सफिशिएंट थे उतने? क्या सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे? क्या टेक्नोलॉजी की जानकारी थी? तो ये चीज़ें जब आगे के ज़माने में जब फिर से कभी ऐसा हो तो उस वक्त के लिए हम तैयार हो जाएं, ये सब की भी बहुत नीड है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट, कि ये सब जो होगा इससे क्या पॉजिटिव हो सकता है और क्या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। विल श्योरली रिड्यूस द ह्यूज गैप बिटवीन 10th एंड 11th। ये भी एक चीज़ थी कि आज की डेट में अगर बच्चा 10वीं करके 10th पास हो रहा है और जब 11th में जा रहा है, ठीक है, अगर स्पेशली हम बात करें साइंस की, तो इसमें क्या होता था, इतना गैप था कि 10th का बच्चा अच्छा खासा मार्क्स लेके आया तो है, पर 11th में जाके फर्स्ट एग्जाम में उसका हवा गुल। क्यों? एक ही साल का तो गैप है, पर वो गैप बहुत बड़ा था, ठीक है। तो उस गैप को भरने की कोशिश होगी। अब ये जो 4 साल का होगा 9, 10th, 11th, 12th, तो ये कोर्स को पूरा यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ताकि वो गैप फील ना हो, ठीक है, बच्चे को परेशानी ना हो वहाँ पर, ठीक है। विल रिड्यूस ह्यूज करिकुलम बर्डन, ये मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। बुक्स की साइज छोटी कर दी जाएगी, मतलब बुक्स की साइज मतलब कंटेंट कम किया जाएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट राइट फ्रॉम लोअर ग्रेड्स, वो तो मैंने बात किया 6th से, इनफैक्ट पहले से ही स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा और 6th से उसको इम्प्लीमेंटेशन तगड़े लेवल पे डाला जाएगा। एनहांस इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। ऐसा होता ना, पापा चाहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या करे, मैथ्स ले, बच्चा चाहता है कि वो इंग्लिश करे, लिटरेचर करे, या कोई सब्जेक्ट में जाए या हिस्ट्री में जाए। तो ऐसे में क्लैश में बच्चा या तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या तो पापा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब एक्चुअली पापा को समझना होगा ये चीज़ को कि अगर इस लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं तो बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी बात है। इसके बाद ईच ईयर, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ईच ईयर दैट यू स्टडीड विल ऐड वैल्यू। हर साल, जैसे मैंने बताया कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर भी किए तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उसकी वैल्यू है। 2 साल किया तो डिप्लोमा की वैल्यू हो गई आपकी। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। रिकग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग यूनिकनेस इन ईच स्टूडेंट, हर बच्चे की अपनी खूबी है। अगर कोई बच्चा बचपन से, अभी से मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे कोडिंग में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए वो कोर्स हो जाएगा। क्यों नहीं, वो अच्छे से करो ना यार, जब तुम करना ही चाहते हो तो क्यों तुम स्कूल से छुप के और पेरेंट्स से छुप के करोगे, अपने से करो, ठीक है। कोडिंग हो गई या जहाँ भी आपकी जिस भी टेक्निकल पार्ट में जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है आप करो, आपको कोर्स बना के दिया जाएगा, ठीक है। लर्निंग फॉर एग्जाम माइंडसेट विल बी चेंज्ड, है ना। एग्जाम आ रहे हैं यार,
पूरा साल नहीं पढ़ा, एग्जाम के टाइम पे फाइनल के लिए पढ़ा, नंबर ले आया। ये सब चीज़ें चेंज कर दी जाएगी। पहली बात तो उस नंबर का जो वैल्यू है ना, वो नंबर जब तब मिलेंगे जब तुम ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हो, तब तुमको नंबर मिलेंगे। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होंगे। तो ये माइंडसेट थोड़ी बदल जाएगी। कॉन्सेप्चुअल जब पेपर भी सेट होगा ना, वो ऐसा होगा कि वो कॉन्सेप्चुअल बच्चा जो है वो उसको कर पाएगा। जो रट्टा किया हुआ है उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ब्रिंग ड्रॉप आउट चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, है ना। मतलब कि जैसे वही बात हो गई कि जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद मैंने ड्रॉप ले लिया, 4 साल का कोर्स है, मैंने ड्रॉप ले लिया है। तो अब दिक्कत होती है कि फिर वो सोचता है यार मैं वापस जाऊंगा, मुझे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इससे जो मैं पढ़ाई नहीं करता, कौन करेगा फिर 2 साल। तो ऐसे में ये जो हायर एजुकेशन का जो कंप्लीशन है वो उसका नहीं हो पाता। तो ये वाला पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ठीक है। योर एजुकेशन विल बी अ रियल ऑफ रियल वैल्यू, विल सिंपली नॉट गिव यू द सर्टिफिकेट। ऐसा होता था ना कि बच्चा इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया, फिर बैंक में नौकरी कर रहा है। 3 इडियट्स में सुना है ऐसा। तो ये वाला जो सिस्टम है इसी को ख़त्म किया जा रहा है कि अगर उसने इंजीनियरिंग किया, अगर उसको उस फील्ड में जाना ही नहीं था, तो फालतू में उसने सीट क्यों भरी यार, दूसरा बच्चा कर लेता जो उस चीज़ में जाना चाहता था। तो अब जो बच्चा है जिस चीज़ में जाना चाहता है वो उसी के साथ में पैरेलल लेके चल सकता है ना। नो डाउट, चलो मैथ्स चाहिए उसको, मैथ्स के साथ अगर बैंकिंग करना तो वो लेके वो स्ट्रीम में जा सकता है। तो ऐसे क्या होगा, दूसरे बच्चे को भी चांस मिलता रहेगा उसके डिसिप्लिन में। ओके। अब माइनस तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, इतना अच्छा स्टेप है, इसको माइनस तो नहीं कहूँगा, पर कुछ चीज़ें हैं जो शायद और ध्यान में रखनी है सजेशन के तौर पे। ठीक है। ये मैं यहाँ पर इम्पैक्ट में जोड़ देता हूँ। ठीक है। स्टिल सम मोर चेंजेस दैट आर नीडेड। अब देखो, एक तो ये है कि बात तो बहुत सारी है, लेकिन क्या ये ग्राउंड लेवल पे कितनी इंप्लीमेंट होगी, कितने टाइम में। कहा तो गया है कि हाँ चलो 2000 मतलब 10 साल के स्पैन में इसको इंप्लीमेंट पूरी तरह से किया जाएगा, पर ग्राउंड लेवल पे हर एक गांव में, ठीक है, जहां पर बुनियादी फैसिलिटीज़ का भी दिक्कत है, वहां पर कितना इंप्लीमेंट होता है ये भी समझना होगा। एक और दर्द, जो लो पे स्केल है प्राइवेट स्कूल में, स्पेशली प्राइवेट स्कूल मतलब जो ऐसे स्कूल्स है जहाँ पर गांव के, ठीक है, तो उन स्कूल्स में टीचर्स का पे कम है, तो वहाँ के लिए टीचर्स के लिए क्या किया जाएगा, ये भी एक चीज़ है जो इंक्लूड करना होगा, ध्यान में रखना होगा। लैक ऑफ बेसिक इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ इन स्मॉल स्कूल्स, है ना, प्रैक्टिकल्स के लिए, कोई भी चीज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो वो सब चीज़ें कैसे ऑनलाइन लर्निंग या इंटरैक्टिव लर्निंग कराई जा सकती है, उस चीज़ पे सरकार को काम करना होगा। वो जो बजट है उसमें इस वाले पार्ट पे खासकर, और वो ऑफ कोर्स इसमें सोचा गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। माइंडसेट फॉर इंग्लिश, ये जो इंग्लिश का जो माइंडसेट बना हुआ है, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमको बहुत सारे और स्टेप्स करने पड़ेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगा। ठीक है, ताकि वो नेचुरली चेंज हो वो चीज़। ठीक है। नीड टू रन मोर अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू प्रमोट एजुकेशन। आज भी गाँवों के लेवल पे बात करें तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है बहुत सारे, तो वहाँ पर कैसे अवेयरनेस बनाई जाए वो भी ध्यान रखना होगा। और नीड ऑफ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ITS, ये मैंने शायद कहीं सुना था, या मैं सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि जैसे IAS होता है, IPS होता है, जो इंडिया के जो टॉप माइंड्स है ना, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हैं, IFS में जाते हैं, IRS में जाते हैं। क्यों नहीं इंडियन टीचिंग सर्विस हो सकती है, जहाँ पर कुछ ऐसे ज़बरदस्त लीडर्स डेवलप किए जाए, ऐसे ज़बरदस्त एजुकेटर्स डेवलप किए जाए जो नेशनल लेवल पे, जैसे कि अभी ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही, तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए कुछ ऐसा ज़बरदस्त चीज़ें क्रिएट करें, ऐसे कंटेंट क्रिएट करें और ऐसे दूसरे टीचर्स को ट्रेन करें, ठीक है, जो एक बहुत ज़बरदस्त इकोसिस्टम डेवलप कर दें इस पार्ट में। ठीक है। वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, थोड़ा इसके बारे में सोचना होगा, और लेकिन ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। उन टीचर्स को एक अच्छा ज़रूर, मतलब पे स्केल एंड ऑल तो किया जाए ही, लेकिन उनको ऐसा काम भी दिया जाए कि वो सच में हमारे देश में रिवोल्यूशन लाए टॉप स्केल पे। ठीक है। तो ये एक बात हो गई, और बच्चों को तो मज़ा आने वाला भाई। ठीक है। जो 8th वाले हैं, जो आपके छोटे भाई बहन या जो बच्चे होंगे आगे के, उनके लिए तो भाई मज़ा आने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैसेज फॉर एजुकेटर्स कि इसको चाइल्ड सेंट्रिक बनाते हैं। सरकार ने भी यही किया है, स्टूडेंट सेंट्रिक
बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, बट टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझो कि आज तक जो सिस्टम चल रहा था ना कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, अगर वो कुछ और स्किल्स आ रहा है तो उससे क्या होगा, ठीक है, अगर क्रिकेट खेल रहा है तो क्या होगा, ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें, इसको बात करनी हो तो, लेकिन हमको समझना है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक काम हो रहा है, चाइल्ड सेंट्रिक काम हो रहा है, जहाँ पर जो ये लोड है, जो प्रेशर है उसके ऊपर कम किया जाए और उसको थोड़ा सा उस तरीके से हम मॉडिफाई करके हम भी अपने अंदर चेंजेस लाएं। ठीक है गाइस, तो इसके साथ यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो इसके अलावा भी है और बहुत सारी बातें हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं करेगी, वो धीरे धीरे विथ टाइम वो होता जाएगा। कोई और अपडेट है तो मैं देता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।